400 पार 400 पार बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, वो नैरेटिव इस पूरे चुनाव में आपको कहाँ दिखाई देती है? 400 पार का अब भूल जाइए, आपने बड़ा अच्छा पीछे लिखा हुआ है 200 संभव 400 असंभव। अब इस पे बात करिए। 400 पार का सब लोग भूल जाएं, ये सैकड़ा पार कर जाएगा। बहुत दिन बाद बहुत राहत मिलेगी कांग्रेस, पुराने कांग्रेसियों को, खासकर राहुल गांधी को, कि सेंचुरी कम से कम लग गई। चर्चा भी चली थी इलेक्शन के पहले, और जब बहुत से लोगों ने कांग्रेस में ही आवाज़ उठाई थी कि अभी प्रोजेक्ट कर देना चाहिए इनको, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और वो नाम था उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। तो हो सकता है खड़गे साहब का नाम राहुल गांधी कहें कि हाँ चलिए साहब, आप उस हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बिहार और यूपी माहिर है साहब। इसमें अगर 5-7 सीट आई सिर्फ जनता दल यू को, नीतीश कुमार नहीं रोक पाएंगे। पूरी पार्टी की कहीं ना कहीं जाके विलय हो जाएगा। और विलय किस में होगा? हर आदमी चाहता है कि एक मंत्री हमको मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए, ये वो भी तो चलता है ना। वो मिलने से वो पार्टी टूटने का चांसेस रहता है। 6-7 कहीं भी अगर एनडीए में ज़रूरत पड़ी तब भी उधर चले जाएंगे, तोड़ के ही चले जाएंगे, पूरी की पूरी पार्टी विलय हो जाएगी। यूपी में 68 था पहले बीजेपी का, सिर्फ 18 सीट और कम कर दीजिए, 50 पे रुक जाएंगे। तो 50 पे रुकने पे 20 सीट इधर कहीं ना कहीं तो आएगा, या अखिलेश यादव का बढ़े या मायावती का बढ़े, ये दोनों का तो, या कांग्रेस का, तीनों मिलके 20 सीट उनसे छीन रहे हैं ये। अब उससे एक और भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ, अगर 20 सीट का नुकसान हो गया, आप देखिएगा इलेक्शन के रिजल्ट के 1 महीने के अंदर में वहाँ बहुत बड़ा बदलाव होगा लोकल लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे। 225 और 250 में बहुत फ़र्क है, 25 एमपी का फ़र्क है, इतना नहीं होगा। 225 से 235 हो सकता है, मान लिया जाए, अगर गणित लगाएं, तोड़ फोड़ हो, हमेशा होता रहा है, तो रिप्लेस तो ये हो जाएंगे। और उसके सबसे प्रबल दावेदार भी आपको मैं बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रबल दावेदार भी कहीं नागपुर के आसपास के ही होंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, टीवीजे मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिक गई हैं, लेकिन असली चुनाव परिणाम से पहले लोगों की नजर जिस एक चीज पर होती है वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कई बार असली चुनाव परिणाम के करीब होते हैं तो कई बार इससे बहुत दूर। बावजूद इसके राजनीतिक दलों और आम लोगों में एग्जिट पोल को लेकर दिलचस्पी बनी रहती है। हम आपके सामने सभी एग्जिट पोल्स के तमाम विश्लेषण करेंगे, साथ ही कुछ प्रमुख राज्यों की सीटों का भी एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे किन राज्यों में एनडीए या इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। क्या पीएम मोदी का 400 पार का नारा कारगर रहा है, या राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आपको यह भी बताएंगे इस बार प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। क्या इस बार पीएम मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एमटी कैफी। इन्होंने पूरे चुनाव पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखी है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा, किस तरह के वादे रहे और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कैफी साहब जानना चाहेंगे कि चुनाव की शुरुआत से ही एक परसेप्शन बनाया गया 400 पार 400 पार, बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, वो नैरेटिव इस पूरे चुनाव में आपको कहाँ दिखाई देती है? देखिए साहब, 400 पार का अब भूल जाइए, आपने बड़ा अच्छा पीछे लिखा हुआ है 200 संभव 400 असंभव। अब इस पे बात करिए। 400 पार का सब लोग भूल जाएं, और ये असंभव था भी। इतिहास देखें, शायद एक बार 400 कुछ सीटें मिली थी राजीव गांधी को, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद तो 400 का ख्वाब देखना लोग भूल गए थे।
वही ख्वाब फिर दोहरा रहा है देखने का, लेकिन ये भी भूल जाएंगे। नामुमकिन है ये 400 पार। तो जो हमने आपने बताया कि 200 संभव 400 असंभव, जी, तो गाड़ी कहाँ तक रुक रही है? गाड़ी अगर एनालिसिस करें, मतलब आपको सीधे सीधे बताएं, तो 225 और 225 पे खेल ख़त्म होगा। 5-10 सीट इधर उधर होगा, मतलब 450। बाकी जो होगा क्षेत्रीय दल हैं, 4-5 राज्य में क्षेत्रीय दल हैं, उनका खेल होगा। पिछले बार या कई बार हुआ है कि एक लोग बोलते थे कि साहब किंग मेकर होंगे, इस बार 4-5 होंगे किंग मेकर। कौन किसके साथ जाएगा उसका विश्लेषण करना चाहिए हम लोगों को। कैफी साहब, आपने अभी किंग मेकर की चर्चा की, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यवार सीटों का विश्लेषण भी हम करेंगे और हम बताएंगे कि किन राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाई, किन राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, उन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम एक बार फिर से चलते हैं कैफी साहब के पास। कैफी साहब, आप अभी किंग मेकर की चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है? आपने कहा कि 4-5 किंग मेकर हो सकते हैं इस बार। क्या राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत के करीब पहुंचता है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या कोई और होगा इसमें? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी के अभी तक के इंटरव्यू का अगर आप जायज़ा लें इस चुनाव में, तो राहुल गांधी ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। और जब राहुल गांधी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो 2-3 हैं, 5 किंग मेकर मैं बता रहा था, 5 किंग में से 2 किंग ऐसे हैं जो कंटेंडर हैं प्रधानमंत्री के, अगर राहुल गांधी एक्सेप्ट कर लें तो, या नहीं तो चूँकि कांग्रेस की सीट सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन में भी होगी तो होगी, तो उसमें राहुल गांधी का या कांग्रेस कमेटी भी तो अपना एक नाम देगी। राहुल गांधी नहीं है, अकेले तो है नहीं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पे कांग्रेस ख़त्म हो रही, उनके यहाँ भी और बड़े बड़े लीडर हैं। कोई ठिकाना नहीं, कोई नया नाम आ जाए, नया नाम भी आ सकता है उसमें। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन एक बहुमत के करीब पहुंचती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं भी हो सकते, राहुल गांधी जी, किसी और का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं? जी, अपने पार्टी से अगर उनको कहा जाए तो चर्चा भी चली थी इलेक्शन के पहले, और जब बहुत से लोगों ने कांग्रेस में ही आवाज़ उठाई थी कि अभी प्रोजेक्ट कर देना चाहिए इनको, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और वो नाम था उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। तो हो सकता है खड़गे साहब का नाम राहुल गांधी कहें कि हाँ चलिए साहब आप, उससे 2 फ़ायदा होगा। खड़गे साहब जो हैं दलित कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन यहाँ एक आपको पुरानी बात कांग्रेस की ही बता दें, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम हुआ करते थे, बहुत दिन तक रहे, 2-4 साल तो रहे होंगे मेरा ख्याल में, तो उस वक्त जब उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई तो फ्रस्ट्रेशन में उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब ये कांग्रेस की बात पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको, जगजीवन राम साहब के ज़माने की बात है। अगर वो फार्मूला फिर से लोगों को याद आ गया कांग्रेस पार्टी में, तब शायद खड़गे साहब के लिए मुश्किल होगा। पुरानी बात अगर लोगों को, लेकिन जहन में तो होगी साहब, एक पर एक दिग्गज हैं कांग्रेस में भी। लेकिन आप तो बता रहे कि 5-5 कंटेंडर हैं, लेकिन जो पहले से 2 बार के प्रधानमंत्री हैं और अब क्या वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उनकी कितनी संभावना है ये बता दीजिए। देखिए साहब, उनकी एक साहब ने अभी मुझे ट्वीट करके बताया था कल रात में, उन्होंने बताया था कि अभी जो इलेक्शन हो गया उस इलेक्शन में डिलीवरी डेट इज़ 4th। अगर, बहुत अच्छा उन्होंने इसको जोक में लेंगे आप, अगर ये डिलीवरी नॉर्मल हुई तो फिर ये जो 2 बार के प्रधानमंत्री हैं उनका हैट्रिक लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर वो डिलीवरी सीज़ेरियन हुई, सीज़ेरियन का मतलब उन्होंने ये कहा कि साहब जो हल्ला करते हैं, अब सच्चाई कितनी है मालूम नहीं, ईवीएम में हेर फेर, अगर वो सीज़ेरियन हुआ तो फिर मुमकिन है कि हैट्रिक लग जाए। हैट्रिक लग जाए? हाँ, सब्जेक्ट टू सीज़ेरियन, नॉट नॉर्मल। लेकिन आप तो दोनों तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि 400 असंभव और जी,
दूसरी बात कह रहे हैं कि हैट्रिक लग जाएगा। जी। तो अगर चूक गए तो वो क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी चूक जाएंगे इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के चूकने का बहुत सी वजह है, और आपको उनके पहला फर्स्ट फेज छोड़ दें, आप सेकंड फेज भी छोड़ दें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका जो भाषा है वो कैसा चेंज हो गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, सब लोग जानते हैं हिंदू मुसलमान क्या है, अब लोग समझने लगे हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं ही जनता भी नहीं है। पाकिस्तान भी छोड़ दें आप, एक जो नया शगुफा छोड़ दिया इन्होंने, अब जानबूझ के छोड़ा या गलती से छोड़ा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र से इनको मेरे अंदाज से कम 25 से 30 सीट का नुकसान हो रहा है, सिर्फ मंगलसूत्र से। उसके बाद मैं इनका कर देता हूँ 70, 80 सीट जो इनको कम अगर आएगी, मेरा विश्लेषण जो कहता है, और लोग भी इसी के आसपास हैं, लेकिन मैं अपना बताता हूँ, 25 से 30 सीट आप मंगलसूत्र पे ले जाएं। उसके बाद घुसपैठिए पे और मुसलमान पे 20 ले जाएं, 30, 20, 50 हो गया। 20 सीट अभी आखिर के आरक्षण ख़त्म कर देंगे, दलितों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, 70, तो ये 70 तो इनका कम होना ही है। और अगर 308 में 70 कम कर देंगे तो कितना आ गया? वही 225-30 आ गया। 225-30 पे गाड़ी रुक जाएगी इनकी। उसके बाद फिर अब कितना ये कन्विंस कर पाएंगे, उस वक्त तो ये भी नहीं रहेगा कि साहब आप सपोर्ट न करेंगे तो मैं ईडी लगा दूंगा। ये मेरी भाषा नहीं है, ये अपोजिशन की भाषा। ईडी लगा दूंगा, सीबीआई लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो चुनावी भाषण है, चुनावी भाषण से ही मतदाता प्रभावित होते हैं, या पहले के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये भी जनता पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। इस बार के मुद्दे क्या रहे? क्या जो मुद्दे थे, या 10 साल का शासन था पीएम मोदी का, उससे लोग उत्साहित नहीं थे, उससे लोग खुश नहीं थे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, या चुनावी भाषणों से ही सब कुछ पलट गया? आप फिर पीछे जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी का जो पहला था, उसके बाद उनका एक नारा चला था शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया भी इसी तरह ध्वस्त हो गया जिस तरह अभी इनका है। महंगाई पे, बेरोज़गारी पे इन्होंने कहीं कोई बात नहीं की, और उसका फ़ायदा अपोजिशन मतलब राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से उठाया। हर भाषण में देखिए उनके तो महंगाई बेरोज़गारी, उससे आगे राहुल गांधी बहुत कम गए हैं, और ये उसके काउंटर नहीं कर पाए, इसलिए ये सब जो पुराने मुद्दे हैं इनके वो आया। यानी राहुल गांधी भी बहुत एग्रेसिव रहे जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, और लगातार वो इनको काउंटर करते गए, इनके हर बात का वो काट देते गए। और जो राहुल गांधी के भाषण थे, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, उनकी जो भाषण थी उसमें एक धार आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं जनता को ये प्रभावित ज़रूर की होगी, जो राहुल गांधी की बिल्कुल किया साहब। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कहें जो पप्पू कर रहे थे वो अब मास्टर अप्पू हो गए हैं। पप्पू अब नहीं रह गए, मास्टर अप्पू। एक फिल्म भी आई थी अप्पू राजा, तो वही अप्पू राजा हो गए हैं ये। और आखिरी चरण आते आते तक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। साथ में आप ये भी मत भूलिए, प्रियंका गांधी को भी मत भूलिए, बहुत एग्रेसिव थी वो भी अपने हर भाषण में। भले ही सोनिया गांधी ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, या मनमोहन सिंह बेचारे अब तो बहुत ज़ईफ़ हो गए, नहीं किया, लेकिन इन दोनों ने, अगर बीजेपी की तरफ से देखें और इनकी तरफ से देखें, तो दो बनाम पूरी सरकार। उनके यहाँ भी बहुत लोग हैं, लेकिन इनके यहाँ दो ही हैं जो सबको हिला के रख रहे हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना था, उसके बाद ममता बनर्जी अलग हो गई, उससे कुछ बिखराव सा दिखने लगा। उस तरह से इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था। तो क्या इंडिया गठबंधन का एक तरह से बिखराव था? आपको लगता है कि बिखराव था पूरे चुनाव में, या
इंडिया गठबंधन के सभी साथी, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, कोई भी हो, अलग अलग राज्यों में एकजुट होकर चुनाव लड़े? एकजुट कह सकते हैं आप, इसलिए कह सकते हैं एकजुट कि इन लोगों ने भी, इंडिया गठबंधन ने भी फ्री कर दिया है। जैसे आप ले लीजिए आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में नहीं है। आप आ जाइए इसमें ममता बनर्जी का कोई गठबंधन नहीं है इंडिया गवर्नमेंट इससे, गठबंधन से, फिर भी। और आप और कहाँ है इसके अलावा? तो हाँ, शरद पवार इसमें हैं। तो ये सब गठबंधन के, ये जो हमने आपको शुरू में कहे 4-5, ये उसी वक्त डिसाइड होगा जब 4 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 225 ये दोनों को आ गए, फिर 50 सीट कहाँ से आएगा उसकी फिक्र कर रहे हैं दोनों। अब जो गठबंधन मतलब के, आप बीच में रोकना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि 225 तक बीजेपी या एनडीए गठबंधन रुक जाएगी? हाँ ठीक है जी, आपका ये आंकलन है। हाँ। जबकि बीजेपी अकेले 308 सीटें 2019 में लेकर आई थी जी। और इस बार कहेगी गठबंधन के साथ वो 225 पर रुक जाएगी जी। तो इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? अगर पर्टिकुलर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कितने पे रुकेगी, या पूरे इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो कहाँ तक जाएगी? कांग्रेस भी इस बार सेंचुरी लगा रही है। 115 से 120 सीट पे कांग्रेस इस बार रुकेगी। अब पूछिए कहाँ कहाँ उनको फ़ायदा हो रहा है। मैं चार्ट आपको बताता हूँ। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हो रहा है तो कर्नाटका में कांग्रेस को करीब 20 सीट का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अभी आ गई है वहाँ। तेलंगाना में भी उनको 10 सीट का फ़ायदा हो रहा है। ये सब सीट का फ़ायदा है। केरला में भी ये गेन कर रहे हैं। बिहार में जो पिछली बार सिर्फ 40 में एक कांग्रेसी कैंडिडेट जीते थे, वो इस बार 4-5 उम्मीद है कि 4 कम से कम जीतेंगे वहाँ। यूपी में जो पिछले बार शायद 2 थे कांग्रेस के, इस बार यहाँ भी 5-6 होगा। तो ये कुल मिलाकर, हाँ, राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस, जबकि सरकार नहीं है उनकी, अभी हार गए हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहाँ भी इनको 7-8 सीट का फ़ायदा है। मध्य प्रदेश में भी ये सरकार इनकी नहीं है, लेकिन पिछले बार जो सिर्फ एक था सीट इनका, वहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं 4-5 सीट का। तो इस हिसाब से ये सैकड़ा पार कर जाएगा। बहुत दिन बाद बहुत राहत मिलेगी कांग्रेस, पुराने कांग्रेसियों को, खासकर राहुल गांधी को, कि सेंचुरी कम से कम लग गई। चलिए, सेंचुरी राहुल गांधी या कांग्रेस की सेंचुरी लग गई जी। इसके अलावा जो इनके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है, अगर सबको मिला दें तो इंडिया गठबंधन कहाँ तक पहुँच रही है? देखिए, मैंने 225 का आपको बता दिया आंकड़ा। अब खेल क्या होगा इसमें, बिहार और यूपी पे मेन जाइए आप। यही खेल शुरू से रहा है और रहेगा। बिहार में करीब 40 में से ये 22-23 सीट गठबंधन पे आ रहा है। जनता दल यू ये भी 7-8 सीट जीतेगी। बीजेपी 12-13 जो बचता है वो जीतेगी। 3 निर्दलीय हैं, जीतने की संभावना है, वो कांग्रेस में ही आएंगे। 2 तो पक्का है कांग्रेस में, तीसरा भी कांग्रेस में ही आएंगे। अब जहाँ तक बोलते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बिहार और यूपी माहिर है साहब इसमें। अगर 5-7 सीट आई सिर्फ जनता दल यू को, नीतीश कुमार नहीं रोक पाएंगे। पूरी पार्टी की कहीं ना कहीं जाके विलय हो जाएगा। और विलय किस में होगा? हर आदमी चाहता है कि एक मंत्री हमको मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए, ये वो भी तो चलता है ना। वो मिलने से वो पार्टी टूटने का चांसेस रहता है। 6-7 कहीं भी अगर एनडीए में ज़रूरत पड़ी तब भी उधर चले जाएंगे, तोड़ के ही चले जाएंगे, पूरी की पूरी पार्टी विलय हो जाएगी, इसमें हो जाएगा।
उसी हिसाब से आप देखें तो यूपी में भी जैसे बहुजन समाज पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी मेरा ख्याल से, मेरा अपना अनुमान है नहीं, पहले बिहार में पिछली बार 39 सीटें जी एनडीए गठबंधन लेके आई थी। एक सीट कांग्रेस जो को। हाँ कांग्रेस को मिली थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 50 से भी ज़्यादा इस बार इंडिया गठबंधन ले जाएगी, 22-23 सीटें ले जाएगी। जी। तो ये बिहार में इतना बदलाव कैसे आया? मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे थे, हालांकि नीतीश कुमार पहले आरजेडी के साथ थे, फिर अभी कुछ महीने पहले वो फिर एनडीए के साथ जाके मिल गए। तो क्या वजह रही कि बिहार में इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है? हमने 5 चरणों का एक विश्लेषण किया था, तो उसमें हमने कहा था इसकी वजह क्या है, नीतीश जी डगमग कर रहे थे, वो लंगड़े घोड़े पर जिसको कहे ना रफ लैंग्वेज में, मोदी जी ने दाव लगा दिया, नंबर 1। नंबर 2 आप ले ले, चिराग पासवान पे 5 सीट दे देना, वो कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी कि चिराग को दे दिया 5। तो ये उपेंद्र कुशवाहा, चलिए उपेंद्र कुशवाहा एक हैं, जीते हारे, उससे ज़्यादा। तो ये जो नीतीश और चिराग पासवान हैं, ये खेल इनका ख़राब कर देंगे। ये डिसीज़न गलत हो गया। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमने पहले भी कहा था। तो ये पूरा इस तरफ आएगा। और तेजस्वी, उस लड़के को कि दाद देनी पड़ेगी साहब, इतने आदमी से हमको नहीं लगता है कि लालू जी भी इतने एग्रेसिव रहे होंगे अपने ज़माने में, जो एक साथ दिग्गज, एक पर एक दिग्गज उनके सामने अकेले, न लड़का चल सकता है। अभी देख रहा था मैं 3-4 दिन वीडियो, कमर में दर्द है, कहीं गिर गया, चलने की सलाहियत नहीं रखता है, आंख देखिएगा, बोलने की सलाहियत नहीं रखता है, लेकिन अकेला पूरे को इस पूरे कैंपेन में झेल गया वो लड़का अकेले। उसका भी एग्रेसिवनेस बहुत इफेक्ट डाल रहा है मोदी जी पे। हमको लगता है शायद बीजेपी वाले ने उसको हल्के में ले लिया। आप चलते उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से 2 लड़के, जो हमने देखा था कि 2014 में जी 2 लड़के साथ आए थे, काफ़ी बुरा हश्र हुआ था और कहीं के भी नहीं रहे थे 2 लड़के। इस बार फिर 2024 में 2 लड़के साथ में हैं। क्या उस 2 लड़के कमाल इस बार दिखा पाएंगे, या बीजेपी और एनडीए गठबंधन फिर से बाजी मार जाएगी? नहीं, यूपी में भी होगा। यूपी में आप मेरा छोड़ दीजिए अनुमान लगाना, जितने भी लोग लगा रहे हैं आज 6 महीना से अनुमान, सब लोगों का कहना ये है कि यूपी में 68 था पहले बीजेपी का, सिर्फ 18 सीट और कम कर दीजिए, 50 पे रुक जाएंगे। तो 50 पे रुकने पे 20 सीट इधर कहीं ना कहीं तो आएगा, या अखिलेश यादव का बढ़े या मायावती का बढ़े, ये दोनों का तो, या कांग्रेस का, तीनों मिलके 20 सीट उनसे छीन रहे हैं ये। अब उससे एक और भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ, अगर 20 सीट का नुकसान हो गया, आप देखिएगा इलेक्शन के रिज़ल्ट के 1 महीने के अंदर में वहाँ बहुत बड़ा बदलाव होगा लोकल लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे। तो आपके कहने का मतलब है कि जो चुनाव का असर होगा, हाँ, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चले जाएंगे, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री को। अब आप पूछिए कि ये तो आप केजरीवाल वाली बात कर रहे हैं, वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे यूपी में। अरे हमने तो कहीं बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ में देखा था 3-4 महीने पहले, 3-4 दिन पहले, कि उनका सब्स्टिट्यूट कौन होगा मालूम है आपको? सरप्राइज़ हो जाएंगे आप। कुछ लोग तो अंदर ये बात कर रहे हैं कि साहब राजनाथ सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। इतना बड़ा स्टेट है, अभी 2 साल 2.5 साल और रह गया है, कहीं अगली बार ना लूज़ कर जाएं ये पूरा स्टेट, तो उससे राज्यसभा पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अभी 3-4 दिन पहले का कहीं न्यूज़ ट्रेंडिंग में था, ये चल रहा था, और किसी बड़े पत्रकार ने कहा था, नाम मुझे याद नहीं है, बड़े पत्रकार ने कहा था। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब आप पूछिए कि ये जो किंग मेकर हैं कौन होंगे? सबसे बड़ा जो किंग मेकर होगा साहब,
जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी अगर 20 सीट लाते हैं तो 20 सीट में वो बार्गेन कर सकते हैं। अब उस वक्त तो चूँकि सत्ता में नहीं रहेंगे ये, तो किसी को वो जो कोई दबाव नहीं रहेगा। नहीं, सीधा सीधा बोलिए, सब लोग बोल रहे हैं, ना ईडी का, ना सीबीआई का, ना इनकम टैक्स का दबाव रहेगा, तो वो बार्गेन कर सकते हैं, वो इधर भी आ सकते हैं। दूसरा जो खेल होगा, ममता बनर्जी नहीं जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है। ठीक है, वाजपेयी के ज़माने में ममता बनर्जी थी एनडीए में, लेकिन अब नहीं जाएंगी उनका। तो वो आप 20-25 सीट, हमने जो 225 बताया है उसमें नहीं है, तो 20-25 सीट वो हो गया। उसके बाद आप मायावती का आ जाइए। मायावती जो हैं, मायावती का ज़्यादा नहीं है, 7-8 सीट, तो वो भी फ्री रहेंगी। दबाव फ्री राजनीति होगी तो वो किधर से किधर भी जा सकती हैं। अल्टी पल्टी का दौर देखने हाँ को मिलेगा। हाँ मिलेगा। उसके बाद आ जाइए नवीन पटनायक, उन्होंने पत्ता नहीं खोला है, लेकिन नवीन पटनायक भी पहले बीजेपी के साथ रह चुके हैं। अब चूँकि देखेंगे कि हाँ भाई ज़रूरत किसकी है, सरकार किसकी बन रही है, नवीन पटनायक भले ही बाहर से समर्थन कर दें, वो कर देंगे। उसके बाद हो गया, बस ये 4 लोग हैं मेजर, 4 पिलर में 2 को कोई भी ले ले, सरकार बना सकती आप पहले ही कर्नाटक और केरल का बता चुके हैं जी। अभी आंध्र प्रदेश का आपने बता दिया जी। अभी 2 राज्य उत्तर भारत के और मध्य प्रदेश और राजस्थान है जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो अभी चुनाव के दौरान हमने देखा कि एक तरह से कांग्रेस लीड लेते नजर आ रही है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी शायद बराबर का हो सकता है। ना आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, बराबर का नहीं होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से बहुत 29 सीट है साहब। 29 में आप क्या समझते हैं, कांग्रेस एकाएक 15 ले आएगी, 14 ले आएगी? बिल्कुल नहीं होगा उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा पहले 1 सीट था, तो ये 5 जाएंगे, 5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो हमने आपको 225 बताया है, उसमें हमने 5 का ही अनुमान लगाया है। उसके बाद आप आ जाएंगे, कहाँ बता रहे थे आप? राजस्थान में भी 20 पहले थी बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ 1 थी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो आप यहाँ पलटी ज़्यादा हो सकता है, 10 कर सकते हैं। 10 इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में। तो ये सब जो दोनों है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा खेल नहीं हो सकता है, उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। भले ही राजस्थान में दोनों लड़ रहे हो आपस में बहुत दिनों से, कुछ समझौता भी हुआ होगा कि अब सरकार आने वाली है, सबको दिख रहा होगा, तो एक को भाई तुम राज्य में रह जाओ, तुम एक यहाँ सेंटर में आ जाना। इस हिसाब से वहाँ ठीक ठाक गणित चल रहा है अभी तक। लेकिन एक अभी खबर बहुत चर्चा में आ रही थी कि अगर 225-250 तक भी एनडीए गठबंधन ले आती है तो एक आरएसएस के खेमे में ये चर्चा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भी रिप्लेस कर दिया जाए। उनके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नज़र आता है कि इस तरह की सिचुएशन बनती है 225-250 के करीब, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि देखिए जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी गिरावट उसमें आई है, तो क्या रिप्लेस हो सकती है? 225 और 250 में बहुत फ़र्क है, 25 एमपी का फ़र्क है, इतना नहीं होगा। 225 से 235 हो सकता है, मान लिया जाए, अगर गणित लगाएं, तोड़ फोड़ हो, हमेशा होता रहा है, तो रिप्लेस तो ये हो जाएंगे। और उसके सबसे प्रबल दावेदार भी आपको मैं बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रबल दावेदार भी कहीं नागपुर के आसपास के ही होंगे, कोई ना कोई। मैं अब क्लू दे देता हूँ, नितिन गडकरी साहब। हाँ, तो नागपुर के हैं वो, तो नितिन गडकरी साहब भी अंदर से, चूँकि लोग बोल रहे थे यहाँ, इसलिए तो चर्चा चली कि नितिन गडकरी अगर जाएंगे यहाँ तो फिर राजनाथ सिंह भी बहुत सीनियर मोस्ट हैं, उनको कहाँ भेजा जाएगा? तो उनको यहाँ आ जाएगा। चूँकि बाकी मिनिस्ट्री देखिए, फाइनेंस में कोई ऐसा बोलने वाला है नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई है नहीं, डिफेंस में भी कोई बोलने वाला है नहीं, तो रिप्लेस कर देंगे कि हाँ भाई आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए यहाँ,
हमको प्रधानमंत्री बनने दीजिए, शायद आरएसएस कन्विंस कर ले दोनों को। इसलिए चर्चा मुख्यमंत्री रिप्लेस का चल रहा है और इनका नाम आ रहा है। तो आरएसएस कन्विंस कर ले कि ऐसा लगता है आपको पीएम मोदी मान जाएंगे? मान जाएंगे क्या, हटा दिया जाएगा साहब। मानना क्या है भाई, आपके पास 275 नहीं आया तो आप हटिए। ये ला सकते हैं भाई, ये ला सकते हैं, बहुमत जुटा लेंगे। और शायद अगर ऐसा थोड़ा भी चांस अगर दिखेगा तो नितिन गडकरी 225 पे भी मैनेज कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं और उनमें ये क्षमता है। लेकिन मोदी जी से बात कौन करेगा? सब डरता है, हिचकता है। डरना छोड़ दीजिए आप, हिचकता है बात करने में। या अमित शाह साहब जी हैं, उनसे भी लोग इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे बात। लेकिन ये भी तो है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को तोड़ पाना मुश्किल है बीजेपी खेमे के लिए। देखिए साहब, जो चीज़ भी बनता है वो टूटता भी है एक दिन। तो एक बार बना है, दोनों ने बनाया है, तो टूटने में क्या है? बनाना बहुत मुश्किल होता है, टूटना तो बहुत आसान काम है। कभी भी टूट जाएगा, कोई भी तोड़ सकता है। और अक्सर देखा गया है कि तोड़ने का जो है जो काम होता है, अक्सर जो बनाता है वही तोड़ता है। तो चलिए, ये तो रही बीजेपी के प्रधानमंत्री के दावेदारों की बात। लेकिन अभी जो दो लोग हैं, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी बिल्कुल नए नवेले हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी अगर इस चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, इस चुनाव में दोनों में अगर चूज़ किया जाए कि प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नहीं, देखिए साहब, अगर ये रिजल्ट आ गया तब तो फिर नरेंद्र मोदी की बात कहाँ आती है? तब तो फिर राहुल गांधी एंड अदर्स आइए आप, तब नरेंद्र मोदी कहाँ आएंगे 225 में? तो फिर तोड़ झोड़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपको बता दिया। और इधर आएगा तो इधर तोड़ फोड़ उतना नहीं करना पड़ेगा इनको। और ये लोग, हमको नहीं लगता है कि इतना, कांग्रेस का इतिहास देखें तो एक आध बार ऐसा देखने को मिला है कहीं कहीं। अदरवाइज ऐसी मेंटलिटी के लोग इसमें कम हैं, उसमें ज़्यादा हैं। तो राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन जाएगी, जो इनके घटक दल हैं, गठबंधन में शामिल दल हैं? राहुल गांधी के अलावा और कौन इसमें आएगा? 30-40 सीट ले आए अखिलेश यादव, तब हो सकता है कि हाँ साहब मैं भी प्रबल दावेदार हूँ। एक केजरीवाल थे कि हाँ साहब 12-13 सीट पंजाब से ले आए, 3 सीट यहाँ ले लें, 15 सीट आ जाएगा। वो बेचारे पे डेंट लग गया, एक तो जेल में, दूसरा डेंट वो स्वाति मालीवाल का लग गया। तो अब एक बचती हैं सिर्फ और सिर्फ, वो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को भी बहुत, अब 42 में 30 ले आए तो वो एक दावेदार हो सकती है। लेकिन कुछ चरणों के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। तो मतलब बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है? बिना शर्त। लेकिन 2 दिन पहले का आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में भी मना किया है उन्होंने कि नहीं साहब मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। तो और क्या ऑप्शन है उनके पास? यही होगा कि साहब मैं बाहर से समर्थन करूंगी, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, यही तो होंगे। लेकिन वो जाएंगी कहीं नहीं। अब जो हालात हैं, जो 10 साल से ममता बनर्जी भी झेल रही हैं वहाँ, उसके हिसाब से ममता बनर्जी को अपना जो स्टैंड है वो यही रखना चाहिए और यही होगा भी। अब सारा विश्लेषण हम लोगों ने कर लिया, 200 संभव, 400 असंभव जी। अब लब्बो लुआब सारे राज्यों का एनालिसिस आपने बताया। लब्बो लुआब क्या है? अब क्या हो सकता है 4 जून के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होंगे? आपको पूरा बता ही दिया हमने क्या हो सकता है। अगर हमारे जैसे कम से कम सैकड़ों एनालिसिस बैठे हैं, कर रहे हैं, सबका अगर फेल हो जाए, ऐसा तो नामुमकिन है, सबका फेल हो जाए और मोदी जी 300 ले आए, तब तो सब डिस्कशन जितने का है
चाहे मेरा हो, सब फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो 10 साल का टेन्योर हुआ रहा है साहब, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी हो ही जाती है आदमी की, जाने में अनजाने में। और मोदी जी से भी हुई होगी। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, अपोजिशन बोल रहे हैं तो बोले साहब बहुत है, ये है वो है, यहाँ है वहाँ है, घोटाले पे घोटाला बोल रहे हैं। अब तो इंतज़ार करें नई सरकार आए तो कांग्रेस का घोटाला तो हम लोग जान चुके। चलिए हम सबको इनके घोटाले का अब देखें, अगर वो सरकार में आते हैं तो देखते हैं उनका क्या होता है। चलिए हम सबको बेसब्री से इसका इंतजार रहेगा जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी एक 4 लाइन की नज़म साहब, अर्ज है, जितना कोई भी सरकार आए, आम पब्लिक हमको आपको या हमसे और हम मिडिल क्लास में नीचे वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए हमने आज इलेक्शन से शुरू हमने लिखा था, ताज पोशी गर बदले भी तो हमारा हाल न बदलेगा, ताज पोशी गर बदले भी तो हमारा हाल न बदलेगा, शिकारी गर बदल भी गया पर शिकार न बदलेगा, वही कातिल वही मुंसिफ तो इंसाफ क्या बदलेगा, ऊपर वाला ही सिर्फ जाने कब हमारा हाल बदलेगा। वाह, हाल बदलेगा, किसका बदलेगा? राहुल गांधी का बदलेगा, पीएम मोदी का बदलेगा? जी। ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही कब बदलेगा ये और तो जो ऊपर जनता वाला है। जिस उम्मीद में इस बार वोटिंग की है उसके हाल कितने बदलते हैं ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही नजर आएगा। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, एक बार फिर से जुड़ेंगे जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। टीपीजे मीडिया में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।